फाइन। तो देखो हम लोग कंटिन्यूएशन में करेंगे। अभी तक कितना बात हुआ, कितना चर्चा हुआ, 67 फीचर्स वी हैव कवर्ड। लास्ट का कुछ बचा हुआ है स्टूडेंट, ये लास्ट मॉड्यूल होगा अति उत्साहपूर्वक, है ना, इसको फेयरवेल देंगे। देखो अब पहले ये समझना होगा हमें कि एमएसएमई जानते हो ना, इसका कैटेगराइजेशन भी आया था, 1 करोड़ 10 करोड़ वाला जो कैटेगराइजेशन था उसको देख लेना जाके वहाँ से। एमएसएमई को जरूरी है कि उसको क्रेडिट मिले, सही बात है ना, क्योंकि इन लोगों को पैसा चाहिए होता है, इसलिए बैंक जरूरी है कि हम उसको बैंक से जोड़ना पड़ेगा हमें। तो पहले भी हमने क्रेडिट गारंटी स्कीम लाया था और अब फिर नया स्कीम लेकर आ रहे हैं, वही चीज़ जिसको हम कहते हैं रिवैम्प्ड, यानी कि उसी चीज़ को रिस्ट्रक्चर करके उससे और बेटर बना के हम क्या करें कि एमएसएमई को जो कि क्रेडिट डिपेंडेंट है उसको क्रेडिट मिल सके, एमएसएमई को क्रेडिट मिल सके, समझे ना। अब देखो ये फैसला हमने कोविड के टाइम में लिया था स्टूडेंट, क्योंकि कोविड के टाइम में जो सेक्टर जो था एमएसएमई वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सेक्टर था, क्योंकि कोविड के टाइम में लगभग सब बंद ही हो गया था। पहला कोविड याद करो 2020 का, तो एमएसएमई बुरी तरीके से पिट गया था उस समय। तो याद करो मैं हर समय क्लास में बोलता हूँ कि निर्मला सीतारमण आती थी, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और पैसा देती थी, याद है ना, और एमएसएमई को बचाने का प्रयास किया गया था। तो वो क्रेडिट स्कीम सब था, क्रेडिट गारंटी स्कीम था, तो उस स्कीम को और रिवैम्प करके नया आकार बना के कंटिन्यू किया गया, ताकि स्टूडेंट इन लोग को 2 लाख करोड़ तक का कम से कम कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल सके। क्या होता है कोलेटरल फ्री? हम यदि बैंक में जाते हैं और कहते हैं कि हमको 50,000 चाहिए, 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, तो बोला कि गिरवी क्या रखोगे, या तो घर का कागज रखो, और उसके बाद गारंटर भी अलग से बनना पड़ता है ना। मगर यहाँ पे कोलेटरल की जरूरत नहीं है, तो सरकार इतना कुछ कर रही है एमएसएमई के लिए, यानी कि 2 लाख करोड़ तक का यदि कोई एमएसएमई क्रेडिट लेना चाहेगा, लोन लेना चाहेगा, तो उसको कोलेटरल दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कोई गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, बात समझे ना। और उतना ही नहीं, इंटरेस्ट रेट भी 1% कम कर दिया गया है, विच इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स एमएसएमई सेक्टर। समझ में आ गया ना स्टूडेंट? वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, मैं पढ़ देता हूँ, देखो कि रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई विल बी टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। ठीक है, पहले भी चला था, एक नया फिर से आएगा, उसी का कंटिन्यूएशन, उससे और भी बेटर है। इसके लिए स्टूडेंट भारत सरकार के द्वारा 9,000 करोड़ रुपया का कॉर्पस बनाया जाएगा, फंड बनाए जाएंगे। और ये जो फंड है 9,000 करोड़ का, ये क्या चीज़ में हेल्प करेगा? यदि मान लो कि कोई भी बैंक 2 लाख करोड़ तक का, बहुत सारा बैंक यदि 2 लाख करोड़ तक का यदि पैसा देती है एमएसएमई को, और वहाँ एमएसएमई यदि नहीं दे पाया तो कोई बात नहीं, जो कॉर्पस से 9,000 करोड़ रुपया वहाँ से भारत सरकार उसको दे देगी। यानी कि भारत सरकार पूरी तरीके से एमएसएमई के पीछे खड़ा हुआ है, तुम जाओ लोन लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी होगा तुम्हारा बड़ा भाई देख लेगा, ये वाला एटीट्यूड से सरकार बढ़ रही है। और इंटरेस्ट रेट भी 1% कम कर दिया गया है। देखो वही कॉस्ट ऑफ क्रेडिट विल बी रिड्यूस बाय अबाउट 1%। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा, पहले मान लो कि 6% से मिलता था, तो ये 5% से मिलेगा, समझ गए? ये होगा एमएसएमई के लिए। दूसरा देखो 62 FNIR, यानी कि फाइनेंशियल नेशनल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि कोई भी बिजनेस करना चाहता है इंडिविजुअल, उसका पूरा डेटा इस पोर्टल पे रहेगा। इसे मान लो कि मुझे बिजनेस करना है, तो मेरे बारे में हम कहाँ लोन लिए थे, हम कौन सा बिजनेस किए, हम क्या क्या कर रहे थे, वो सभी इंफॉर्मेशन तुम्हारा इस रजिस्ट्री पे, यानी कि इस पोर्टल पे अवेलेबल होगा। और उस रजिस्ट्री या उस पोर्टल का नाम क्या है? फाइनेंशियल नेशनल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। ये सेटअप किया जाएगा ताकि जितने भी फाइनेंशियल और एंसिलरी इंफॉर्मेशन है कि वो बिजनेस कहाँ कहाँ क्या क्या किया, वो सब चीज़ स्टोर हो सके। अब इसका फायदा क्या होगा स्टूडेंट? इसका फायदा ये होगा कि मान लो कि बैंक किसी को, जैसे मान लो कि मैंने कहा बैंक कि हमको पैसा दीजिए, तो बैंक तुरंत जाके FNRI में चेक करेगी और बोलेगी कि जी कुमार है कि नहीं है वहाँ पे, अच्छा ये ठीक से पैसा ट्रांजेक्शन करवाया था, अच्छा अच्छा क्रेडिट ठीक है, दे दो उसको पैसा, दे देगा ये। और नहीं तो पता चला कि नहीं ये 3 बैंक का खा चुका है पहले से और फिर ये खाने का तलाश में, तो रोक देगा पैसा। ये फायदा होगा FNRI से, समझ गए? तो यही इसी लिखा गया है कि फाइनेंशियल एंड एंसिलरी इंफॉर्मेशन दिस विल, इससे क्या होगा? फ्लो ऑफ क्रेडिट हो जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो जाएगा, साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो जाएगा, यानी कि NPA ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और इस बैंक का भी हाल ठीक रहेगा, और मेरे ऐसा आदमी जो बिजनेस करना चाहता है बैंक लोन से उसको भी मिल जाएगा। फॉर डैट हमारा इन्फॉर्मेशन, हमारा बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल नेशनल इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री में होने चाहिए, समझे? इस तरह का बॉडी बनेगा स्टूडेंट। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गिफ्ट सिटी जानते हो ना, गांधीनगर का, गुजरात का गिफ्ट सिटी जानते हो तुम लोग? यानी कि गिफ्ट का तुम्हारा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। अब देखो वर्ल्ड में ना बेस्ट तुम्हारा शेयर मार्केट है, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस तुम्हारा ये सर्विस सेंटर है। क्या होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर? जहाँ पे हम दुनिया का दूसरे कंट्री का ना हम बॉन्ड खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सिंगापुर देखो, न्यूयॉर्क देखो, है ना, लंदन देखो, ये जो शेयर मार्केट है ना, ये शेयर मार्केट किसी का भी खरीद सकता है, बेच सकता है, इंटरनेशनल भी बॉन्ड खरीद सकता है, बेच सकता है। तो बिल्कुल इंडिया, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा इकोनॉमी है ना, बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए हमने क्या किया, गांधीनगर में गिफ्ट सिटी यानी कि गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का एक्टिविटी को हमने बल दिया, यानी कि और बेटर करेंगे इसको। उसके लिए देखो आखिर ये आता था स्टूडेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम लोग को स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, जहाँ पे ढिलाई होता है ना बहुत सारा चीज, ताकि बन सके, जैसे चाइना में है ना तुम्हारा ईस्टर्न साइड में, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? तो बिल्कुल इसमें क्या किया जाएगा ताकि डुप्लीकेशन ना हो, एक ही अथॉरिटी के पास पावर हो रेगुलेट करने का गिफ्ट सिटी को। तो उसके लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो होगा, मेन अथॉरिटी होगा, उसको पूरा पावर दे दिया जाएगा। हालांकि देखो शेयर मार्केट जब बात करेंगे हम लोग ना स्टूडेंट, तो सेबी अपने आप आ जाता है ना, RBI भी किसी न किसी फॉर्म में आ जाता है, तो बहुत सारे फाइनेंशियल रेगुलेटर होते हैं। बट अब तुम इंटरनेशनल लेवल पे कोई खोलना चाहते हो सर्विस सेंटर, और उसमें 50 गो रेगुलेटर होगा, तो बाहर का कंट्री लोग नहीं आना चाहेगा फिर यहाँ से,
कि बोला है कि वो भी आरबीआई भी करेगा, सेबी भी करेगा, ये भी करेगा, वो भी करेगा, तो टेंशन हो जाता है। इसलिए जितना भी पावर है हर एक रेगुलेटर का, वो पावर किसको शिफ्ट कर दिया गया तुम्हारा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी को, ताकि डबल रेगुलेशन ना हो सके, उसको अवॉइड कर सके। और एक सिंगल विंडो आईटी सिस्टम होगा, यानी कि आपको अप्रूवल करना है, किसी बॉन्ड को बेचना है, खरीदना है इंटरनेशनली, तो आराम से कोई भी गिफ्ट सिटी आईएफएससी में जाकर कर सकता है। यानी हम इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर को हम अट्रैक्ट कर सके और यहां से भी हम फॉरेन वाला बॉन्ड को खरीद सके। और यदि संभव होता है, यदि हो ऐसा, तो भारत के लिए बहुत फख्र की बात होगा। समझे, वही चीज लिखा गया है। अप्रूवल हो सकता है एससीजेट अथॉरिटी, जीएसटी की अलग अलग सेक्टर, ये जितना भी जीएसटी है, आरबीआई से भी है, आईआरडीए, सब फाइनेंशियल रेगुलेटर है। इसका काम आराम से कौन देख लेगा, आईएफएससी, ठीक है, उसको पावर डेलीगेट कर दिया, उसको पावर दे दिया गया है। आगे देखो सेबी, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। जस्ट तुमको 3-4 दिन पहले का एडिटोरियल में बताया गया था स्टूडेंट कि 81 बॉन्ड को लेकर दिक्कत हुआ था ना, और मुंबई हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको बोला कि नो, आरबीआई ऐसा नहीं कर सकता है, याद करो। तो देखो अब चूंकि फाइनेंशियल लिटरेसी, शेयर मार्केट, हमारा शेयर मार्केट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे, है ना। और देखो म्यूचुअल फंड उसका बेस्ट एग्जांपल है। म्यूचुअल फंड कितना तेजी से बढ़ रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट सब तेजी से भारत में बिक रहा है। तो इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए क्या सेबी क्या बोला है कि सेबी कोशिश करेगा रेगुलेट करने का, मेंटेन करने का और नॉर्म्स को इन्फोर्स करने का, ताकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स ये तुम्हारा एक तरह से इंस्टीट्यूशन के रूप में काम आ सके। यानी कि एक तरह से ये इंस्टीट्यूशन होगा, एक कॉलेज होगा, जहां से बच्चे लोग को पढ़ाया जाएगा, उसको डिग्री दिया जाएगा, डिप्लोमा दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ताकि वो शेयर मार्केट के बारे में लोगों को भी अवेयर कर सके। और यदि आए दिन कोई तुम्हारा गलत चीज हो रहा है शेयर मार्केट में, तो वो मिनिमाइज हो सके। जैसे 81 बॉन्ड के बारे में यदि ठीक से यस बैंक को पता होता तो कोलैप्स ही नहीं करता वो। तो जो कमी है स्टैंडर्ड में, जो कमी है तुम्हारा सर्टिफिकेट में, डिप्लोमा में, वो सब चीज को कम करने के लिए सेबी को ऐसा काम दिया गया है सरकार की तरफ से। वो क्या करेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ मार्केट्स, है ना, वो एज अ कॉलेज के रूप में इस्टेब्लिश करेगा और डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स बच्चे लोग को देगा, ताकि बच्चे लोग और शेयर मार्केट के बारे में और अच्छे से अवेयर कर सके लोगों को, और अच्छे से इन्फॉर्म कर सके। देखो अब सब टेढ़ा है, बढ़िया समझना। देखो एक समझो ये बात, हम कहते हैं ना डिविडेंड, यदि हम शेयर खरीदते हैं तो हमको डिविडेंड मिलता है। शेयर 2%, 3% शेयर खरीद लिए तो रेगुलर हमको डिविडेंड देता है ना, डिविडेंड और प्रॉफिट सब मिलता है। समझ में आ रहा है तुमको, समझ में आ रहा है ना। देखो कई बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट कि लेट्स से कंपनी एक्स में हम क्या किए, शेयर कुछ खरीद लिए थे, बट हमें डिविडेंड पहुंचा ही नहीं। उसने बोला कि डिविडेंड ले जाओ, बट हम जा ही नहीं पाए। या फिर हमारे पिताजी का शेयर लगा हुआ था किसी मार्केट में, बट हमारे पिताजी रहे नहीं, लेट्स से, तो हम उनके बेटे होकर हमको क्लेम करना चाहिए, बट हमारा क्लेम पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो प्रॉब्लम हो गया ना। तो यदि मान लो कि ऐसा पैसा जो ठीक से पहुंचा ही नहीं, जो रियल हकदार था, जो रियल क्लेमेंट था, उसको पहुंचा ही नहीं, या फिर जो किसी फादर ने किया हो, बच्चे को ठीक से हुआ ही नहीं, तो ऐसा फंड 7 साल बाद इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के अंदर आ जाता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। ये बॉडी लिख लो वहाँ पे, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के अंदर तुम्हारा वो हर पैसा आ जाएगा जिसको क्लेम नहीं किया गया है, या फिर क्लेम किया गया बट पैसा पहुंच ही नहीं पाया। बात समझे, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे भारत सरकार कोशिश क्या कर रही है कि यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड आईटी पोर्टल हो, ताकि जो इन्वेस्टर रिक्लेम कर रहा है कि भाई हमारा डिविडेंड दो, हमको पहुंचा नहीं, तुम किसको दे दिया, ये सब चीज उसको अब पा सके, उसको मिल सके। बात समझे, कैसे मिलेगा, आईटी पोर्टल बना के। तो मैं फिर से दोहराता हूं बच्चे लोग, समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर इन्वेस्टर टू रिक्लेम अनक्लेम्ड शेयर, यानी कि रिक्लेम करना कि हमको दो, वो हमको क्यों नहीं दिया अभी तक। अब हो सकता है कि ये भी तो केस हो सकता है कि मान लो कि जो मालिक था और मालिक ने जो शेयर बेचा था, मालिक ने शेयर बेचा था और अगला वाला क्लेम कर रहा है, तो ये देना चाह रहा था बट अगला वाला था ही नहीं उस समय। ये भी तो हो सकता है कि वो सब क्या हुआ, तुम्हारा अनक्लेम्ड हुआ। जितने भी अनक्लेम्ड शेयर्स है या अनपेड डिविडेंड्स, वो सब चीज तुम्हारा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के अंदर चले जाते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर रहते हैं। ये 7 साल बाद जाता है, बट वहां से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों, अब जो पैसा इसके अंदर चला गया ना, जैसे मान लो कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के अंदर यदि पैसा चला जाए और हम 7 साल बाद क्लेम करें कि भाई हमारा तो दिया नहीं तुम डिविडेंड अभी तक, हम कितना दौड़ रहे हैं, तब वो वाला जो अर्जी है ना वो कंपनी को जाता है कि देखो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी बोलता है कि देखो फलना भेजा है, पैसा तो हमारे पास आ गया, क्या इसको हम दे दे, और वो जो कंपनी वाला लोग है वो घुमा देता है उसको, ये मत दीजिए, छोड़ दीजिए। तो हम जो रियल हकदार थे, जिसको डिविडेंड मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिल पा रहा है। तो इस रीजन से स्टूडेंट इंटीग्रेटेड आईटी पोर्टल लाया गया है, ताकि जो हमारा अनक्लेम्ड शेयर था वो क्लेम्ड होकर हमको मिल सके। बात समझ में आ रहा है ना। तीसरा देखो 2022 में देखो डिजिटल पेमेंट देखो 76% ट्रांजैक्शन उसका बढ़ा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, और वॉल्यूम के टर्म्स में देखो, वैल्यू के टर्म्स में 91% है। देख रहे हो ना, ये होता है डिजिटल पेनिट्रेशन। देखो डिजिटल ट्रांजैक्शन कितना बढ़ा है कंट्री में, प्रीवियस ईयर कंपेरिजन बता रहा है, परसेंटेज है तो प्रीवियस ईयर होगा। अब यहाँ पे देखो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, अब चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, तो 2 साल तक के लिए 2025 तक के लिए, 2 साल मतलब 2023 से लेकर 2025 तक के लिए 2 ईयर्स के लिए एक सेविंग स्कीम आ रहा है, जहाँ पे महिला और जो गर्ल्स है, जो बच्ची है, वो क्या कर सकती है, 2 लाख तक का डिपॉजिट कर सकती है उसमें। और बच्चा लोग क्या होगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा इंटरेस्ट मिलेगा, 7.5%। यदि तुम बैंक अकाउंट में पैसा जमा करोगे तो तुमको 6% मिलेगा।
और समझे ना। बट तुम यदि इस महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में तुम अपना पैसा डिपॉजिट करते हो तो तुमको कितना मिलेगा 7.5% का। ये बच्चे लोग को प्रोत्साहित करने का तरीका है कि आप 2 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हो, आपको 7.5% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, मुझे वेरी गुड है ना, बहुत अच्छा है कि नहीं है। 68 देखो, और ये 2 ईयर्स के लिए मैं बता चुका हूँ, मार्च 2025 तक के लिए लागू होगा। इसमें आप कितना 2 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हो, वही वुमेन या गर्ल्स के नाम पे 2 साल के लिए होगा, फिक्स्ड रेट होगा, इसमें 7.5% के ब्याज से आपको मिलेगा पैसा। 68 देख लो, मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट। अब देखो सीनियर, अभी जस्ट बताया ना स्मॉल सेविंग स्कीम्स बताए थे ना, जहाँ से पैसा लिया भारत सरकार ने, है ना, मार्केट बोरोइंग किया था, याद करो पहला मॉडल जो बताए थे। मार्केट बोरोइंग करने के बाद हमने स्मॉल सेविंग स्कीम से पैसा लिया था, कुछ कितना था स्टूडेंट, हाँ 5 लाख करोड़ लिए थे लगभग। और मैंने कहा था क्यों लिए थे, इसलिए लिए थे ताकि क्राउड आउट ना हो। याद आया सभी चीज, याद आया ना। अब यहाँ पे समझो कि सिटीजन सेविंग स्कीम है, यानी कि सिटीजन अपना पैसा जमा कर सकता है इसमें। पहले कितना लिमिट था, पहले 15 लाख लिमिट था, अब ये लिमिट को बढ़ा के तुम्हारा 30 लाख कर दिया गया। ये सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। क्यों, सीनियर सिटीजन अपना 30 लाख तक पैसा जमा कर सकता है। क्यों अच्छा न्यूज़ है, अरे भाई इसमें बहुत इंटरेस्ट मिलता है, इसमें बहुत इंटरेस्ट मिलेगा सीनियर को। अब देखो जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स होते हैं उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मार्केट इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होता है स्टूडेंट। यही कारण है कि चाहे कन्या समृद्धि योजना हो, चाहे पेंशन वाला योजना हो, वो सब जानबूझ के कराया जाता है, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोला जाता है इस सब चीज़ के लिए। समझ गए ना, 15 लाख से 30 लाख कर दिया गया, यानी कि एक सीनियर आदमी अब 15 लाख ही तक नहीं 30 लाख तक अपना पैसा डिपॉजिट कर सकता है और इंटरेस्ट का वो आनंद ले सकता है। आगे देखो, मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट अभी तक चलता था मंथली इनकम अकाउंट, यानी कि मंथली इनकम अकाउंट होता है ना, उसमें अभी तक 4.5 लाख ही था, उसको बढ़ा के 9 लाख कर दिया गया। और ये डबल अकाउंट वाला है, देखते हो ना, कई अकाउंट होता है जिसमें मदर और फादर का या हस्बैंड और वाइफ का फोटो आता है ना साथ में, तो डबल अकाउंट में वो डिपॉजिट का संख्या बढ़ा दिया गया, 9 लाख से 15 लाख कर दिया गया जॉइंट अकाउंट के लिए। तो ये भी अच्छी बात है कि अब कम से कम आप मंथली इनकम अकाउंट स्कीम जो है उसके अंतर्गत आप डिपॉजिट 4.5 लाख तो था, उसको आप 9 लाख तक कर सकते हैं, एंड जॉइंट अकाउंट में जो पहले 9 लाख था उसको 15 लाख कर सकते हो। वेरी गुड है, रिफॉर्म से अच्छा है, लोगों को बहुत फायदा होगा इससे। देखो अब आप जानते हैं कि कितना हमारा फिस्कल डिफिसिट है बाबू, 5.9% ऑफ जीडीपी, याद है ना। तो स्टेट को भी कह दिया है कि आप भी 3.5% अपना, है ना, जीएसडीपी जानते हो ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्टेट भी अपना बजट पास करता है ना, उसका भी टाइम आ चुका, कर रहा होगा सब स्टेट, तो वो भी 3.5 तक अपना फिस्कल डिफिसिट रख सकता है। मगर ध्यान रहे 3.5 का मतलब ये नहीं कि पूरा 3 तक कर सकता है, और 0.5 तुम्हारा पावर का जो प्रॉब्लम है, डिस्कम उदय योजना आया था ना जिसमें डिस्कम का हेल्थ सुधारना था, उसके लिए वो 0.5% यूज करे। समझ में आ रहा है, देख रहे हो ना, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए 0.5 तुम्हारा दिया गया है, यानी कि 3.5 में 3 आप फिस्कल डिफिसिट कर सकते हो, प्लस 0.5 आपको पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाना होगा, उसके लिए दिया गया है। और देखो 71 तो पढ़ा दिए हैं स्टूडेंट तुम लोग को कि फिस्कल डिफिसिट इस कंट्री का कितना है, सेंटर का 5.9 होगा तुम्हारा, और रिवाइज एस्टीमेट देखो, अभी रिवाइज एस्टीमेट करके 6.4 हुआ था ना, ठीक है, वो तुम्हारा 2023-24 के लिए है। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि टोटल यदि हम करें तो गवर्नमेंट निर्मला सीतारमण ने बोली ना कि 2025 और 26 तक हम क्या कर देंगे, 4.5% तक हम फिस्कल डिफिसिट कर देंगे। ये अच्छा बात है, इसको बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। इस बात को जहाँ पे हम फिस्कल डिफिसिट घटाते चलते हैं, ये जो तरीका है इसको फिस्कल कंसोलिडेशन कहा जाता है इकोनॉमिक्स के टर्म में। आगे देखो स्टूडेंट, तो ये फिगर दिया गया है तुम लोग को, फिस्कल डिफिसिट देखो कहाँ 2020 और 21 में 9.2 था, घटा के देखो फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ बढ़े हैं 6.7, है ना, उसका देखो 6.4 हुआ, एंड नाउ वी आर इन 5.9, और आने वाले समय में हम कितना कर देंगे स्टूडेंट, 4.5 कर देंगे 25 और 26 तक। क्या कहते हैं इसको, फिस्कल कंसोलिडेशन। अब यहाँ पे देखो, कहने को तो 41% फाइनेंस कमीशन ने कहा कि आप 41% दे दो स्टेट को, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में यदि हम टोटल देखेंगे ना तो 30% के आसपास आता है टोटल प्रोसीड्स। क्यों 30% आता है, वही सेस और सरचार्ज की वजह से। अरे कोई तो है क्लास में जो समझ रहा है ठीक से, ये समझने के लिए थोड़ा पुराना एडिटोरियल्स का भी ज्ञान होना जरूरी है, बात समझे ना। तो देखो यही रीजन दिया गया वहाँ पे, आओगे मुश्किल है, वो भी इकोनॉमिक्स में एंट्री हो रहा है, थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत कुछ पहले आना चाहिए। सब चीज़ को देखो वहाँ पे कि टोटल टैक्स रिसीव्ड कितना होगा, 30.30 है। इसका मतलब जो स्टेट को जो मिला है वो कितना मिला, 30% मिला है। हालांकि 41% बोलता है, मगर कुछ पैसा वो अलग कर लेता है सेस और सरचार्ज में, और उसके बाद वो दे रहा होता है। तो टोटल करेंगे तो मात्र 30% मिल रहा होता है, कहने का मतलब ये है। और अभी नया बात नहीं है, 2020 और 21 से हम 2023-24 जाएंगे तो यही आसपास है, 32-33% के आसपास ही है, दिख रहा है ना वो वहाँ पे। हाँ बिल्कुल यही चीज़ है। आगे बढ़ो, अब देखो बहुत सारे चीज़ पे, आप देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब चीज़, इसको कैसे कोई इग्नोर कर सकता है। देखो यहाँ पे 73 देखो, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि अब हमारा प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंड रहा है, यानी कि हम आत्मनिर्भर भारत बोल बोल के बहुत सारा सामान को हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा सामान में हम बहुत इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं, और कुछ सामान में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा रहे ताकि भारत में वो सामान आके मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम क्रिएट करे। सही बात है कि नहीं है। तो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर हमें 73 पॉइंट को देखने से मिल जाएगा। क्या है इसमें कि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटीज, बहुत सारा बेसिक कस्टम ड्यूटी पे हम घटाए हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि बहुत सारे गुड्स पे है, यानी कि टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे सेक्टर में हमने कस्टम ड्यूटी रेट घटाया है, यानी कि 21 से हम 13 की तरफ मूव किए हैं। अब बहुत सारे कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन भी दिया गया, यानी कि कस्टम ड्यूटी लगेगा ही नहीं, लगेगा बिल्कुल नहीं लगेगा। यानी कि मान लो कि बाहर से तुम बहुत बड़ा मशीन मंगा रहे हो, कैपिटल गुड्स मंगवा रहे हो या मशीनरी मंगवा रहे हो, उसे तुम कंट्री में लिथियम आयन सेल्स बनाना चाहते हो, क्योंकि हम चाहते हैं लिथियम आयन बैटरी बनाना, क्योंकि हमारा देखो ना 10 लाख बिका है कि नहीं बिका है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जब 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिका है हमारे कंट्री में, तो जरूरी स्टूडेंट हमारे लिए ये है कि हमको
इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा मैन्युफैक्चरिंग का, किसका, व्हीकल का। तो इसीलिए व्हीकल से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर हम इंपोर्ट ड्यूटी एग्जाम कर रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे ही नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे हम लोग। बात समझ में आया ना? वही चीज लिखा गया है कि कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन है बहुत सारे कैपिटल गुड्स और मशीनरी के ऊपर जो कि हमें जरूरत है ताकि हम लिथियम आयन सेल वाला इकोसिस्टम क्रिएट करें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, व्हिच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर अस। और देखो उसके बाद भारत सरकार ने यह भी तो बोला है कि यदि हमारा सस्टेनेबल बिहेवियर होगा तो इंडिविजुअल को भी रिवार्ड दिया जाएगा, है ना, कंपनी को भी दिया जाएगा, है ना, सोसाइटी को भी दिया जाएगा, बोला है ना इससे पहले जो बताया है। तो कैसे इंडिविजुअल को कैसे रिवार्ड दिया जाएगा? जैसे मान लो कि पहले हम पेट्रोल वाला खरीदते थे, बाइक खरीदते थे, अब हम पेट्रोल वाला बाइक नहीं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं। तो देखो फेम टू में बोला गया कि भारत सरकार की तरफ से भी सब्सिडी दिया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए। तो ये तरीका है, समझ गया ना। उसी तरह देखो टेलीविजन में जानते हो ना सोलर पैनल का बहुत यूज होता है, एलसीडी जो हमारा उसमें है उसमें बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा ये सेल्स का यूज़ होता है, सोलर पैनल का यूज़ होता है ताकि हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग, टेलीविजन का मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो सके। इसलिए जो कस्टम ड्यूटी लगता था टीवी पैनल्स के ऊपर, जो सेल चाहिए ना हमें, एलसीडी में लगता है सेल्स वगैरह लगता है, सेल मतलब वही सोलर पैनल्स लगता है ना सेल्स, उसका ड्यूटी घटा दिया गया, यानी कि पहले 5% था उसको 2.5% कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया स्टूडेंट? ताकि हम बाहर से जितने भी सेल्स हैं, पैनल्स हैं, उसको ला के कंट्री में एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम क्रिएट कर सके ताकि हम भी टेलीविजन का हब बन सके। टेलीविजन, क्योंकि कंट्री देखने होगा, कंट्री क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तो इच्छा और आकांक्षा बढ़ेगा लोग का, लोग चाहेगा कि देश का ही बना हुआ सामान हो, हम देश में ही ले। तो उसके लिए जो बाहर से जो इनपुट लगता है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी घटा दिए, कस्टम ड्यूटी घटा देंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि महंगा नहीं होगा वो। अदरवाइज इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दोगे तो बहुत महंगा हो जाएगा सामान। बात समझे? यहाँ पे भी देखो कस्टम ड्यूटी तुम्हारा श्रिम्प फीड पे भी घटाया गया है। श्रिम्प फीड का मतलब क्या? मैरीन एक्सपोर्ट, ये बाहर से मंगवाया जाता है और फिर से बना के उसको बेचा जाता है। ये सब मैरीन के लिए है, मैरीन प्रोडक्ट्स के लिए, मैरीन समझते हो, फिश सब के लिए है। तो श्रिम्प फीड के लिए भी ना जो भी इनपुट है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी घटाया गया है ताकि हमें भी श्रिम्प मैरीन एक्सपोर्ट पे कंपीटेटिव एज मिल सके, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके, कंपटीशन हो सके और हमारा सामान भी मैरीन जो प्रोडक्ट्स है बाहर इंटरनेशनली वो अच्छे से बिक सके। अब देखो खुद सोचो, अभी देखो डायमंड पे क्या बोले हैं स्टूडेंट, अभी एलसीडी बोले थे ना, लैब ग्रोन डायमंड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी कितना घटाया है? ये हम इसलिए घटाए हैं कि बाहर से जब सामान आएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी लग गया तो फिर तो यहाँ पॉलिश हुआ वैल्यू एडिशन, अब फिर बेचोगे तो महंगा हो जाएगा। तो जरूरी है कि यदि हम किसी चीज़ में एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी कम करें ताकि सस्ता हो जाएगा मार्केट में बनाओ यहाँ पे इंडियन मार्केट में, फिर बेचो वहाँ पे। तो वही चीज़ ये श्रिम्प फीड के साथ भी किया जा रहा है, समझे ना। हाँ देखो, हाँ इस बार देखो जो भी सिल्वर डोर्स है बाहर से, सिल्वर से रिलेटेड जो भी होता है ना, ज्वेलरी वगैरह सब सिल्वर आता है, उसको बढ़ा देखिए। देखो सिल्वर एसेंशियल कमोडिटी नहीं है, तुम लोग गोल्ड नहीं भी पहनेगा तो मरेगा थोड़ी, जिंदा ही रहेगा। गोल्ड पहने हुए है ना, लड़की यदि शादी होता है तो गोल्ड नहीं भी देगा तो जिंदा ही रहेगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन एसेंशियल कमोडिटी है। मगर गोल्ड खरीदने के चक्कर में हमारा बहुत सारा फॉरेक्स जाता है, हमारा करेंसी डॉलर बहुत सारा जाता है। तो इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए जितना प्लैटिनम पे, गोल्ड पे जो तुम्हारा कस्टम ड्यूटी लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, सेम आप सिल्वर पे भी लगेगा। जाओ, समझ गए, उनको बराबर कर दिया। तो देख रहे हो भारत सरकार बहुत ही सोच के कदम ले रही है कि कोई चीज़ ऐसा भी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जा रहा है, कोई चीज़ ऐसा भी जहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी घटाया भी जा रहा है। घटाया किस लिए जा रहा है? ताकि हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम क्रिएट हो सके। जैसे टेलीविजन का हमने देखा, जैसे हमने किसका, लिथियम आयन के लिए देखा, है ना, जैसे कि हमने इसके लिए श्रिम्प फीड के लिए भी देखा एंड सो ऑन। अब देखो यही चीज़ बताया गया स्टूडेंट, तुम लोग जो पढ़ाए है ना, देखो अब कैपिटल गुड्स जब लिथियम और आयन बैटरी के लिए आएगा तो देखो इससे ग्रीन मोबिलिटी होगा, यानी कि ग्रीन मोबिलिटी मतलब क्या है कि पेट्रोल डीजल यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है हमारा। दूसरा देखो मोबाइल कैमरा लेंस को इंपोर्ट करवा रहे हैं और इंपोर्ट ड्यूटी कम लग रहा है तो उसका फायदा होगा, वैल्यू एडिशन होगा, वही चीज़ होगी फिर बाहर बिकेगा, ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल के ऊपर भी हम कम कर दिए ताकि हमारा केमिकल इंडस्ट्री में काम आएगा। ये श्रिम्प फीड पे भी हमने इनपुट कम कर दिया है ताकि मैरीन एक्सपोर्ट्स हमारा हो सके ज़्यादा। देखो ये देखो लैब ग्रोन डायमंड्स पे भी हम कम लगाएं ताकि एक्सपोर्ट हो सके बाहर, समझे ना। कॉपर स्क्रैप पे भी हम, कॉपर स्क्रैप, सिल्वर स्क्रैप नहीं, कॉपर स्क्रैप, क्योंकि कॉपर का एमएसएमई में बहुत काम होता है स्टूडेंट, तो वो भी कम किया ताकि एमएसएमई को रॉ मटेरियल मिल सके। और कंपाउंडेड रबर को भी नेचुरल रबर के बराबर कर दिया गया ताकि ये तुम्हारा ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पढ़ाए होंगे तुम लोग, बताएंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ना हो तो अब समझो ये बताएंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। बट उससे पहले भारत सरकार का ये देख लो तुम लोग कि भारत सरकार का तरक्की क्या हुआ। 2014 और 15 में स्टूडेंट हमारे कंट्री में केवल 5.8 करोड़ मोबाइल फोन बनते थे, बात समझे, लगभग 6 करोड़ बनते थे। यू जस्ट सी द एग्जांपल, 2021 और 22 में कितना हुआ, 31 करोड़ बन रहा है मोबाइल फोन। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कंट्री के लिए, बात समझे। तो वही बोला है कि जो भारत सरकार का जो इनिशिएटिव है जिसमें फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, क्या होता है फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम? आस्ते आस्ते करना, पहले ये कर लो, उसके बाद ये कर लो, फिर उसके बाद ये कर लो। जैसे कई बच्चे लोग आता है ना यूपीएससी करने के लिए तो पहले इंग्लिश करवाते हैं, फिर उसको 1-2 क्लास करवाते हैं, उसके बाद फिर इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट करवाते हैं। ये भी फेस्ड वाइज ही है, समझे। नहीं तो एक बार में यूपीएससी वो क्रैक कर जाएगा, वो गिर जाएगा बच्चा लोग, जैसे आज ये गिरा है, कभी फेस्ड वाइज आस्ते ये अचीव हुआ तब ये अचीव तब, ठीक है। अब देखो उसका रिजल्ट हमने देखा है। तो और भी डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हमें करना है तो उसके लिए कस्टम्स ड्यूटी रिलीफ किए जाएंगे, है ना, जैसे कैमरा लेंस अभी बताए थे स्टूडेंट, और लिथियम आयन सेल्स के लिए जो भी कंसेशन ड्यूटी होता है ताकि हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम क्रिएट हो सके। अब देखो ये मजेदार है 78, इसको समझने के लिए तुमको बहुत कुछ समझना होगा। यहाँ पे ध्यान दे दो थोड़ा। देखो अब चाइना से स्टील डंपिंग होता है, जानते हो ना, स्टील बहुत जिसको बोलते हैं स्टील डंपिंग होना है, उसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाते हैं हम लोग, है ना, यू नो दैट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अंदर आता है वो संस्था। अब यहाँ पे समझो
देखो ये कितना बड़ा विडंबना की बात है कि फिनिश प्रोडक्ट बाहर से लेंगे तो उस पर कम लग रहा है इंटरेस्ट रेट, मतलब ड्यूटी, और जब रॉ मटेरियल वही चीज़ को बनाने के लिए लेंगे तो उस पर ज़्यादा लग रहा है। जैसे एग्जांपल समझो, नहीं समझ में आया तो ये समझो, ये चेयर है, ये चेयर फिनिश प्रोडक्ट है ना, तो ये चेयर पे लेट से बाहर से आ रहा है तो मात्र 5% लग रहा है। मैं ये चेयर का जो हुडन है, ये हुडन को बाहर से मंगवा रहे हैं तो 15% लग रहा है केवल हुडन पे। अब जब इस पे 15% लगा, स्टील पे तुम्हारा 10% लगा, तो इसको असेंबल करने में तो मार्केट में बहुत महंगा हो जाएगा सामान। तो यदि इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, गलत है। तो ये इस बार सरकार ने इस चीज़ को करेक्ट करने का प्रयास किया है। और एग्जाम्पल कैसे दिया गया है कि जो किचन चिमनी है, घर में बनाते हो इलेक्ट्रिक चूल्हा सब होता है ना, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चूल्हा देखो कि चूंकि ड्यूटी स्ट्रक्चर था, इलेक्ट्रिक चूल्हा का ये हाल था स्टूडेंट कि जो हीट कोइल्स है, हीट कोइल्स है, इलेक्ट्रिक चूल्हा का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हीट कोइल्स ही होता है। ऐसे रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसमें होते हैं, ऐसे करके रहता है। उस पर देखो, उस पर कितना लगता था, उस पर 20% तुम्हारा इंपोर्ट ड्यूटी लगता था, और पूरा यदि तुम इलेक्ट्रिक किचन चिमनी को मंगवाते हो तो उस पर केवल 7.5% लगता था। ये तो बहुत गलत बात हो गया ना, यानी कि पूरा किचन चिमनी को मंगवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाला जो चूल्हा है उसको मंगवा रहे हैं तो 7.5 कस्टम ड्यूटी लग रहा है, 7.5%। बट वही हम हीट कोइल्स को मंगवा रहे हैं, उसका जो कि रॉ मटेरियल है, एक इनपुट है, तो उस पर कितना लग रहा था इंपोर्ट ड्यूटी, 20%। तो ये जो स्ट्रक्चर, इसी को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो भारत सरकार ने इस चीज़ को करेक्ट किया है। कैसे करेक्ट किया है? अब जो आपका जो इलेक्ट्रिक किचन चिमनी पे जो 7.5% जो लगता था इंपोर्ट ड्यूटी, उसको बढ़ा के 15 कर दिया, और जो आपका 20% जो हीट कोइल्स पर लगता था उसको घटा के 15 कर दिया, दोनों बराबर कर दिया। जाओ, बात समझ में आया? दोनों बराबर कर दिया। तो ये देखो सरकार का चालाकी है, सरकार का तरीका है, ताकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, देखो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इससे हमारा कंट्री कभी भी मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाएगा। देखो तुम सिंपल समझो, यहाँ पे ध्यान दो, ये समझने वाला चीज़ है। इसे मान लो कि इंडिया का जो स्टील जो यूज़ करता है कारखाना सब यूज़ करता है ना स्टील को, वो हर समय कहता है कि यार जो चाइना से जो आता है सामान फिनिश प्रोडक्ट, वो तो एकदम सस्ता आता है, बट जब हम रॉ मंगवाते हैं तो उसके ऊपर ड्यूटी लगा दिया बहुत ज़्यादा। तो हम रॉ क्यों मंगाएंगे, हम डायरेक्ट फिनिश मंगवाएंगे। अब रॉ नहीं मंगाने के चक्कर में तुम फिनिश मंगा दिया तो तुम्हारा इकोसिस्टम क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है। तो जरूरी है, यदि कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो जरूरी है कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको रेक्टिफाई करे, और ये पहला प्रयास है इस तरफ। समझ गए ना? आगे देखो, तो उसी फिगर देखो बताया गया है कि देखो कस्टम्स ड्यूटी कैसे कैसे कम किया गया। देखो 1 से बढ़ाया, नेफ्ता जानते हो ना, हाँ, उसको 2 देखो फ्रॉम 1 से उसको बढ़ा दिया गया है। देखो प्रीशियस मेटल देखो इसको भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी देखो 25, पहले 20 था, 25 कर दिया गया। ट्वाइस देखो, ट्वाइस बढ़ा दिया गया, देख रहा है ना, ताकि ट्वाइस कहा आएगा बच्चा लोग, कहा है बाहर से चाइना से खेलेगा गुड्डा गुड्डी को, इंडिया में खेलेगा अपना, इंडिया में अपना मिट्टी बनाएगा, भोला हुआ का प्रणाम करेगा, बस उतना सही है। समझ गए ना? बाईसाइकिल देखो, बाईसाइकिल का भी बढ़ा दिया, क्यों? अरे इंडिया खुद बाईसाइकिल बनाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएगा, उसके लिए लिथियम आयन बैटरी के लिए इनपुट के लिए हमने इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दिया। समझ रहे हो ना? ये सभी चीज़ है, वही व्हीकल्स के लिए वही सब चीज़ है। तो देखो इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा है ताकि हम डिस्करेज करना चाहते हैं ये सब प्रोडक्ट। आगे देखो, इस पे देखो फ्रॉम, हाँ, कई प्रोडक्ट पे घटाए भी है, जैसे पिकन नट्स हुआ उस पर हम 100 से 70 किए हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे केमिकल गुड्स पे तो उस पर नील कर दिए, क्योंकि वो हमें चाहिए इकोसिस्टम के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए। कैमरा लेंस देखो उसको नील कर दिया, पहले 2.5 था, क्योंकि अब टेलीविजन बनाना है हमको। समझ गए ना? देखो टीवी पैनल पे भी देखो पहले 5 था, कम 2.5 कर दिए। ये तरीका देख रहे हो भारत सरकार कैसे कर रही है। सरकार कोशिश कर रही है जो चीज़ हमको मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है उस पर कम ड्यूटी लगाओ, या फिर हो सकता है जीरो कर दो। और जो चाहते हैं कि बाहर से ना हटा दो, उसको महंगा, इतना महंगा कर दो आदमी खरीदे नहीं उस चीज़ को। समझे ना? यहाँ पे देखो, अब सिगरेट महंगा हो जाएगा स्टूडेंट, तो कुछ सिगरेट बहुत महंगा हो जाएगा, तो देखो नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंट ड्यूटी लगेगा, NCCD ड्यूटी लगेगा। यानी कि देखो सिगरेट सब सीन प्रोडक्ट है ना, आदमी सिगरेट नहीं भी पिएगा तो कोई मरेगा थोड़ी, इनफैक्ट सिगरेट पी के मरता है आदमी। तो ये सीन प्रोडक्ट जितने भी हैं, स्पेशली सिगरेट के ऊपर एक एक्स्ट्रा ड्यूटी लगेगा। उस ड्यूटी का नाम क्या है? नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंट ड्यूटी। और ये जो भी पैसा लगेगा, एक्स्ट्रा चार्ज जो लगेगा, यानी कि टैक्स जो लगेगा, वो टैक्स कलेक्ट होकर तुम्हारा कैलेमिटी के लिए जाएगा। कैलेमिटी मतलब कोई भी आपदा आया तो आपदा से लड़ने के लिए तुम्हारा फंड जमा होगा, वो कहने का मतलब ये है। समझे ना? एंड प्रपोज टू बी रिवाइज अपवर्ड बाय, यानी कि 16% से ज़्यादा बढ़ जाएगा उसका। यानी कि सिगरेट का दाम 16 जितना है अभी, कई सिगरेट का दाम तुम्हारा 16-20% ज़्यादा बढ़ जाएगा। नहीं ये हो सकता है, अभी बेच देगा कोई दिक्कत नहीं, सब है ना। देखो यहाँ पे, अच्छा ये देखो, ये सब चीज़ सीखने वाला चीज़ है स्टूडेंट, टफ चीज़ है। देखो इसके बाद सब देखो जितना भी नंबर है ना इसके बाद 90 तक सब टफ है, बढ़िया समझना। अच्छा तुमको क्या लगता है कि जो 7 लाख का जो राहत दिया गया है, देखो बच्चे लोग, तुम लोग को इतना ही बुझने आएगा, इसको समझना पड़ेगा तुमको अच्छे से। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, इसको समझना होगा तुमको। देखो यदि ओल्ड टैक्स में क्या था कि 2.5 लाख तक कमा रहे हैं, बढ़िया समझो, ये लिखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाला चीज़ है, इसी के लिए हम ब्रेक लिए थे। 2.5 लाख, पहले क्या था कि 2.5 लाख तक आप कमाई कर रहे हो तो ठीक है, आपको टैक्स रिटर्न्स नहीं करना पड़ेगा, IT रिटर्न्स नहीं करना पड़ेगा, तुमको भी IT रिटर्न्स करना पड़ेगा, अभी नहीं बाद में करना पड़ेगा। जैसे देखो पहले क्या था कि 2.5 लाख तक कोई आदमी कमा रहा है तो उसको IT रिटर्न्स करने की जरूरत नहीं है, बट 2.5 लाख से बढ़ गया, यानी कि 3 लाख है, लेट से 3 लाख हम साल में कमा रहे हैं, तो हमको IT रिटर्न्स करना ही होगा, सरकार का कुछ पैसा, हमको अपना पैसा कुछ देना ही होगा, और बाद में हमको मिल जाएगा, बाद में वापस हो जाएगा। क्यों बाद में वापस हो जाएगा? क्योंकि हम तो 7 लाख से नीचे आते हैं ना, 7 लाख तक ना राहत है, तो 7 लाख का राहत का मतलब ये नहीं कि आप IT रिटर्न्स नहीं करोगे। IT रिटर्न्स करते हैं ना, फाइल रिटर्न्स करते हैं ना, इसका मतलब आपका 2.5 लाख से ऊपर पैसा हुआ। ओल्ड रीजन का बता रहे हैं, ओल्ड रीजन मतलब बजट आने से पहले का बता रहे हैं, बजट आने से पहले का व्यवस्था क्या था
कि 2.5 लाख आप कमाते हो एक साल में तो कोई दिक्कत नहीं, यदि उससे ज़्यादा कमाते हो तो आपको आईटी रिटर्न करना होगा, आईटी फाइल रिटर्न करना होगा, और उसके बाद आपका जो भी पैसा है वो आपका वापस आ जाएगा, यदि आप नील वाला ब्रैकेट में आते हो तो, यानी कि आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है तो। और यदि आप 5 लाख से ज़्यादा कमाते थे ओल्ड में तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो समझे ना, ये चीज़ यहाँ समझो कि टैक्स पेयर पोर्टल कम से कम 72 लाख रिटर्न हुए हैं 1 डे में, यानी कि ये टैक्स पेयर पोर्टल यानी कि जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कम से कम 72 लाख रिटर्न एक दिन में हुआ है, कुछ वेरी वेरी गुड। और इसमें तुम्हारा 6.5 करोड़ रिटर्न्स इस साल हुआ है, पूरा साल को देख ले तो 6.5 करोड़ रिटर्न्स हुआ है, यानी कि 2.5 करोड़ से कमाने वाले अधिक लोग थे, जितने भी कमाने वाले लोग थे सब रिटर्न्स फाइल करते हैं अपना। तो 6.5 करोड़ का तुम्हारा ये हुआ है, इसका रिटर्न्स हुआ है। यदि एवरेज प्रोसेसिंग टाइम लेके कितना दिन लगा है ये 6.5 करोड़ रिटर्न्स को वो करने में, मतलब फाइल करने में, तो 93 डेज लगा था तुम्हारा 2013 और 14 में, बट देखो अब की साल में मात्र 16 दिन लगा है। कहने का मतलब जो आईटी रिटर्न जो प्रोसेसिंग है वो भी टाइम काफी घटा है। पहले हमें आईटी रिटर्न जो हम बोलते थे कि हम 2.5 लाख ही कमाते हैं, 3 लाख कमा रहे हैं इसलिए हम फाइल कर रहे हैं, तो वो होने में बहुत दिन लगता था। कितना दिन? 93 डेज लगता था, और अभी देख रहे हो ना मात्र 16 दिन के अंदर हो जा रहा है। गजब बात यह है स्टूडेंट, 45% जो रिटर्न हुआ है वो मात्र 24 घंटे के अंदर हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हो कि आईटी रिटर्न बहुत तेजी से हो रहा है, अभी बहुत तेजी से हो रहा है, और इसलिए जो नया कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म भी बनाया जाएगा ताकि कोई भी आपका ग्रीवांस रेडियल मैकेनिज्म, कोई भी ग्रीवांस हो, यानी कोई भी डिस्प्यूट आ गया, कोई भी प्रॉब्लम हो, जहां पे आपको बताना है कि हम तो आईटी रिटर्न इतना किए थे, हमको कमी आया है, हमारा थोड़ा और पैसा आना चाहिए, क्योंकि हम तो 7 लाख से नीचे आते हैं, अभी के हिसाब से 7 लाख से नीचे आते हैं, हम आईटी रिटर्न कर दिए क्योंकि 3 लाख का ब्रैकेट के ऊपर था, हम रिटर्न कर दिए, अभी तक आया क्यों नहीं, तो उसके लिए भी एक बॉडी बनाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रीवांस रेडियल मैकेनिज्म्स। समझ गए ना? तो इसमें समझने वाला चीज क्या है? इसमें समझने वाला ये चीज है कि प्रोसेसिंग टाइम आईटी रिटर्न फाइल का बहुत ही कम हुआ है, व्हिच इज वेरी गुड फॉर द कंट्री, और हमारा आईटी सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब कि बहुत तेजी से आईटी रिटर्न कर दे रहा है। अब यहाँ पे देखो माइक्रो इंटरप्राइजेस जिसका तुम्हारा 2 करोड़ से ज़्यादा है, जितने भी उद्योग है ना, यदि 2 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर जिसमें तुम्हारे जो प्रोफेशनल्स है वो 50 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, टर्नओवर हो रहा है, तो उसको भी टैक्सेशन का लाभ मिलेगा, ठीक है, उसको भी फायदा मिलेगा। बजट में ये कहा गया कि स्टूडेंट 3 करोड़ या 75 लाख तक रिस्पेक्टिवली रहेगा, ठीक है, और उसको भी राहत मिलने वाला है। मतलब कहने का मतलब जो 2 करोड़ कमाता है इंटरप्राइजेस, उसको राहत मिलेगा इस बजट से। अब आगे देखो, ये फिगर में समझ में आ जाएगा ज़्यादा तुम लोग को। यहाँ पे देखो प्रोसेस्ड कितना, करंट ईयर में कितना 6.5 करोड़ रिटर्न हमने प्रोसेस किया है, सही बात है ना? एवरेज टाइम पीरियड कब? 93 डेज था, 8 साल पहले, और घट के 16 दिन हुआ है, उसी से रिमार्केबल। और 45% जो रिटर्न है वो तो 24 घंटे के अंदर ही हो गया है, तो इसका मतलब बहुत अच्छा काम हो रहा है। वही इसलिए टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन, इंटरप्रेन्योर्स स्पीड होना चाहिए ताकि तुरंत टैक्स रिलीफ मिल सके सिटीजन्स को, क्योंकि देखो टैक्स तुम्हारे ऊपर तभी लगेगा जब तुम अभी के हिसाब से, ओल्ड के हिसाब से तो 5 लाख ऊपर था। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी मैं 2.5 बोल रहा हूँ, कभी 3 बोल रहा हूँ, ये समझो। यहाँ पे तुमको 2 चीज समझना है, ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से क्या था स्टूडेंट कि 2.5 लाख से ज्यादा कमाए तो हमको आईटी रिटर्न्स करना ही था। न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से यदि 3 लाख कमाए और 3 लाख से ऊपर कमाए तब आईटी रिटर्न्स करने की जरूरत है। बात समझ में आया ना? और अब मान लो कि हम 4 लाख कमाते हैं, लेट्स से साल में हम 4 लाख कमाते हैं, छूट तो है क्योंकि 7 लाख से नीचे ही है, मतलब 3 लाख से ऊपर है ना, तो हमको आईटी रिटर्न्स करना ही होगा। अब बाद में हमको पैसा वापस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारा ब्रैकेट 7 लाख से नीचे है, मगर आप 3 लाख से ऊपर कमाते तो आपको आईटी रिटर्न्स करना ही होगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो जितना कमाई होगा उस हिसाब से देख लेगा, हाँ उसके ऊपर होगा वो उधर, बट चूंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो रिटर्न्स हो जा रहा है, इसलिए इतना मायने नहीं रखता है। मैं 7% से ज़्यादा ब्रैकेट में चले गए, यानी कि 7 लाख से ऊपर चले गए तो उसका होगा, अभी स्लैब बताऊंगा मैं, ये जस्ट स्लैब इसके बाद ही स्लैब है। अब यहाँ पे देखो 82 देखो, बहुत करीब है हम लोग, एफएसएस देखो यहाँ पे नए कोऑपरेटिव्स होंगे, यानी कि ये भी एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को ही कहेगा, नाम के लिए कोऑपरेटिव है, एक तरह से इंडस्ट्री है, छोटे छोटे इंडस्ट्री, इसको भी राहत दिया गया है। देखो आमतौर पर अभी जस्ट बताया ना कि कॉर्पोरेट टैक्स 21% प्लस सेस लगता है, तो 22-23% हो जाता है। मगर जो नए कोऑपरेटिव है जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करना चाहेंगे 2024 तक टिल 2024 तक, तो बिल्कुल उसका टैक्स जो रेट होगा वो 15% ही होगा, अन्यथा बाकी का तो हम 21% ले रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट ताकि ये वाला भी कोऑपरेटिव जो है, नया कोऑपरेटिव मतलब नया मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, वो बेटर काम कर सके, क्योंकि हमें स्टार्टअप बनाना है ना कंट्री में। अब देखो शुरू में ही तुम बोल दिया कि तुम भी 21% दे दो, तो कहाँ बाकी कोऑपरेटिव की तरह ये भी आगे नहीं बढ़, कॉर्पोरेशन की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। जैसे बड़ा बड़ा उद्योग है, लार्ज इंटरप्राइजेस है, उसको 21% ले लिया क्योंकि वेल स्टैब्लिश्ड है। अब कोई नया उद्योग लगाना चाहता है और उसको तुम बोल रहे हो कि तुम 21% दो, तो कहाँ आगे राइज कर पाएगा? उसको राहत देने के लिए कहा गया है कि जितने भी नए कोऑपरेटिव्स होगा जो 2024 तक होगा, यानी कि अभी से स्टार्ट होकर 2024 फिर 2024 के बाद हो सकता है 21% लग जाए, क्योंकि अभी राहत दिया गया ताकि वो स्टार्ट होकर आगे बढ़ सके, और उसके लिए मात्र 15% तुम्हारा टैक्स लिया गया है। समझ गया ना? ये चीज़ है। बजट में ये भी बोला गया है कि 2 लाख पर मेंबर होना चाहिए। देखो पैक बताए थे ना, पैक क्या था तुम्हारा? अभी पैक आया था ना, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी वाला जो था, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद है ना पैक? हाँ, तो उसके लिए बोले थे ना कि 10 या 10 से ज़्यादा मेंबर होता है, एक साथ आता है, एक दूसरे को हेल्प करता है, तो वही बोल रहे हैं कि इसका लिमिट 2 लाख पर मेंबर होगा कैश डिपॉजिट्स के लिए, यानी कि वो 2 लाख तक अपना कैश डिपॉजिट कर सकता है उस कोऑपरेटिव में, ठीक है। देखो क्यों कैश डिपॉजिट? देखो होता क्या कि हर लोग डिजिटल अवेयर नहीं है, और कई लोग तो चेक से भी अवेयर नहीं है, तो ताकि एक कैश का भी संभावना बने रहे, और रूरल एरियाज में
जो पैसा का जो किल्लत हो वो किल्लत ना हो, इसलिए कैश अलाउ कर दिए हैं, इतना तक हो सकता है, समझे ना। वही प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक से जो कि वो देखेगा, उसे में पैक के लिए भी है और इस बैंक के लिए भी, दोनों ही तुम्हारा क्या है, रूरल एरियाज के लिए है। अब देखो जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप देखो द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर इनकम टैक्स बेनिफिट, इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है ना स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप अपना बेनिफिट, हाँ भारत सरकार उसको अलग से बेनिफिट देती है, तो उस टाइम को बढ़ा दिया गया, पहले 2023 तक था, उसको बढ़ा के 2024 कर दिया गया, ताकि स्टार्टअप और पनपे और बढ़े आगे हमारे कंट्री में, ठीक है ना। तो वही चीज बताया गया है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑन चार्ज ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ स्टार्टअप इज नाउ इंक्रीज फ्रॉम 7 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द, यानी कि शुरू में क्या था कि जो आपका लॉस हो रहा है वो 7 साल तक ही आप कैरी कर सकते हो, बट अब है कि 10 साल तक कैरी कर सकते हो। वो कैरी करने का मतलब है कि वो सरकार को बोला कि थोड़ा मदद करिए, सरकार मदद करेगी, तो ये कैरी फॉरवर्ड वाला चीज 10 साल तक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है ना कि कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है, समझो इधर, कई बार तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज हो चुका है, सुनो यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज हो चुका है, ठीक है, और तुम और रिचार्ज कर रहे हो, तो तुम्हारा अभी वाला जो रिचार्ज है वो भी आगे बढ़ेगा, दैट्स कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड। उस चीज को आगे लेके चलना, पहले होता था अब थोड़ा कम हो गया है। पहले मान लो कि 50 रुपये का तुम रिचार्ज किए हो, अब फिर 50 रुपये करे तो पहले वाला नहीं जाएगा, वो रहेगा तुम्हारे साथ, फिर ऐड होता है, दैट इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड, समझे। अब तो खत्म ही हो गया लगभग चीज। हाँ जैसे इंटरनेट है, जैसे मान लो कि एक दिन तुम 1 GB तुम्हारा है, 1 GB खत्म हो गया, तुम इंटरनेट भर लो, बाकी दूसरा सर्विस तो रहेगा तुम्हारे पास फोन वाला बात करने का, दैट्स कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड, समझ गए। अब यहाँ पे देखो और भी प्रपोजल क्या है तुम्हारा कि इनकम टैक्स, देखो मैं कहा ना उस समय डिक्रिमिनलाइज कर दिया, बहुत सारे लीगल प्रोविजन को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया ना, वो भी एक चीज है। और अग्निवीर फंड को, अग्निवीर फंड क्यों बनता है, बच्चे लोग को, अग्निवीर वाले जो बच्चे लोग हैं उसको और आगे पहुंचा सके, तो उसके लिए ट्रिपल स्टेटस दिया गया। ट्रिपल स्टेटस मतलब क्या है, एग्जेम्प्ट 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 स्टेटस। एग्जेम्प्ट स्टेटस का मतलब क्या है कि उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कहने का मतलब यह है कोई तरह का टैक्स नहीं लगेगा अग्निवीर फंड के ऊपर। अब देखो ये भी है कि टीडीएस ऑनलाइन गेमिंग का रिमूव कर दिया गया। देखो ऑनलाइन गेमिंग है ना एक इतना खतरनाक चीज है कि बच्चा लोग क्या करता है कि ऑनलाइन गेमिंग में ना 9,999 ये वाला होता है ना, वो उतना गेम लगा के खेल रहा होता है। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि 10,000 से नीचे आप कितना भी खर्च कर रहे हो तो वो टैक्स नहीं लिया जाएगा। भारत सरकार को समझ में आ गया कि लोग बहुत चालाक है, तो 999 वाला काम कर रहा है ये लोग, तो इसलिए जो कैपिंग लगा था वो खत्म कर दिया। यानी कि अब इतना पैसा यदि कोई ऑनलाइन गेमिंग लगा रहा है तो भारत सरकार टैक्स लेगी उसके ऊपर, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो वही बोला कि जो टीडीएस ऑनलाइन गेमिंग का जो लगता था 10,000 तक उसको खत्म कर दिया गया है, क्योंकि 999 करके ये लोग चला रहा था, समझ गए ना। आगे देखो यहाँ पे देखो एक तो बहुत बेजोड़ हमारा देखो स्टार्टअप है 2021 से लेके देखो कितना बहुत बढ़ा है हमारा। देखो 23,000 हमारा स्टार्टअप आया, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स क्रिएटेड पर ईयर, देख रहा है ना कहाँ 20 बहुत। देखो 2020-21 के बाद कंट्री में स्टार्टअप जो आ रहा है देख रहे हो ना, कहाँ देखो 2016 में कहाँ 500 भी नहीं था, और अचानक 21 में 2,000 हो गया, 22 में देखो 23,000 हो गया। तो ये अच्छा संकेत है कंट्री के लिए। और ज़्यादातर देखो मोस्ट स्टार्टअप देखो ज़्यादातर स्टार्टअप को प्राइवेट इन्वेस्टर से मिलता है, यानी सरकार की तरफ से नहीं। कोई आदमी देखो स्टार्टअप ऐसा चीज़ है ना स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल मैं स्टार्टअप सिंपल बोलता हूँ, तुम में से कोई एक आईएएस बन गया लेट्स से, यहीं का एग्जाम्पल लेते हैं, तो बाबू दुनिया भर का आदमी आएगा कि सर हमारा पैसा लीजिए, हमारा पैसा लीजिए, हमारा पैसा लीजिए। क्यों? पता है कि अब ये करोड़ों में खेलेगा, बात समझ रहे हो ना। और वो पता है उसको, ऐसे ही होता है। जैसे अभी खान सर को ना, खान सर थक जाते होंगे बोलते बोलते, ये नहीं चाहिए तुम्हारा फंड हमको। क्यों? पता है खान सर को फंड लगा देंगे ना कोचिंग में तो बहुत पैसा आएगा। क्यों? प्रूवन है खान सर। यही चीज़ होता है, स्टार्टअप भी वही है। स्पेशली तुम्हारा जो डिजिटल स्टार्टअप है वो भी खतरनाक है। अभी कुछ जो पेटीएम कैसे बढ़ा इतना आगे, पेटीएम जैसे डिमोनेटाइज नोटबंदी हुआ, पेटीएम अगला दिन हीरो था, एकदम राइज कर गया। तो जब राइज कर गया तो प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा कि, और जो प्राइवेट इन्वेस्टर शुरू में जो लगाया होगा वो कितना खुश होगा, उससे वाह 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 बहुत सही किए, पूरा राइज बैठे बैठे राइज हो जाएगा वो। तो बात समझते, यही कारण है कि स्टार्टअप में प्राइवेट इन्वेस्टर का हमको इन्वेस्टमेंट बहुत दिखता है। देखो ना 21 में ज़्यादा था, 21 में देखो कितना 3.3 लाख करोड़ था, देखा इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। 2022 में थोड़ा कम हुआ है। हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कहाँ से होता है, प्राइवेट से होता है, समझ गए ना स्टूडेंट। आगे देख लो यहाँ पे, हाँ अभी ये बताऊंगा कि ये थोड़ा ये वाला चीज़ अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ये क्या है। आगे देखो, यस हम लोग लास्ट में ये देखो इनकम टैक्स रिबेट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, हाँ देखो अब यहाँ समझ, देखो ये एकदम समझने वाला चीज़ है, बढ़िया से कान खोल के सुनना। फिर ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम, देखो अब ये तो तुमको बहुत समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखो, अरे देखो गधा यहाँ पे देखो, सुनो थोड़ा देर में लिख लेना उस चीज़ को, इधर ध्यान दो। ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम। ओल्ड रिजिम में क्या था, एक चीज़ तो ओल्ड रिजिम में समझ गया कि 2.5 लाख के ऊपर रिटर्न्स फाइल कर दिए, मगर 5 लाख तक टैक्स एग्जम्पशन था कि आपको टैक्स नहीं लगेगा, है ना। बट 2.5 लाख से ऊपर हो गया तो आईटी रिटर्न्स करना ही पड़ेगा। अब पहले वाला व्यवस्था कुछ और था। पहले वाला व्यवस्था ये था कि मान लो कि 2.5 लाख से ऊपर चले गए, मगर हमने जो पैसा जो इन्वेस्ट किया वो पैसा हम अपना मकान का जो गिरवी लिए थे, सॉरी मकान के लिए जो पैसा लोन लिए थे बैंक से, उसको हम दे रहे हैं, महीना महीना दे रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं। ये हमने दिखाया। हम बोले कि सर देखिए ठीक है, हम 2.5 लाख से हमारा ज़्यादा है, हमारा 5 लाख इनकम है, मगर हमारा जो पैसा जो है वो पैसा कुछ हमारा पेमेंट में जा रहा है। जिस पैसा से हम लोन लेके ना घर बनाए थे उसके लिए हम मूलधन और इंटरेस्ट चुका रहे हैं। या फिर हम बोले कि सर देखिए हमने वो पैसा 1.5 लाख रुपया हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे खर्च किया, और हमने इधर खर्च किया, हम थोड़ा पेंशन इंश्योरेंस लिए, हम थोड़ा ये लिए। तो इसके वजह से ना भारत सरकार कहती है ओल्ड रिजिम के हिसाब से, तो भारत सरकार कहती है ठीक है, जहाँ जहाँ आप यदि बैंक को पैसा दिए हैं, या फिर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदा है, या फिर आपने इंश्योरेंस पैकेज लिया है, तो जितना भी लिया उसके ऊपर आपको रिबेट है, जाइए आपको हम लौटा रहे हैं। ये ओल्ड रिजिम था।
बट इस चीज़ को लेकर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होता था। अभी सुनने में ही कॉम्प्लेक्सिटी होगा तुमको, बात समझो। इस चीज़ को लेकर कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर वो आदमी जो 2.5 लाख से ज़्यादा कमाता हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदता हो, वो मंथली पेमेंट देता हो, वो इंश्योरेंस का स्कीम लेता हो, जरूरी नहीं है। अधिकतर तो नहीं करता। क्यों? आखिर भाई उसका तनख्वाह ही 5 लाख था बस। जो थोड़ी कि 5 लाख तनख्वाह में वो 1.5 लाख रुपये वहाँ खर्च करेगा, ये करेगा, वो करेगा, जरूरी नहीं है। इसलिए इस बजट के बाद स्टूडेंट न्यू रिजिम में क्या किया गया है कि यदि 3 लाख से तुम ऊपर चले गए IT रिटर्न्स कर दो, और 7 लाख से तुम नीचे हो तो तुमको सब पैसा आ जाएगा, तुम कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, कोई लेना देना नहीं है हमको। पहले क्या था कि यदि सही जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी कि इस पे मंथली सैलरीज हो, मतलब बैंक में पैसा दिया जा रहा है लोन के टर्म्स में, वो वापस के इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदा जा रहा है, ये सब चीज़ को देखते हुए सरकार क्या करती थी, उसको रिबेट कर देती थी, उसको टैक्स माफ कर देती थी। ठीक है, बहुत अच्छा। जाओ, मैं इस बार ऐसा नहीं है। इस बार बोला कि चलो प्रोसेस सिंपल कर देते हैं तुम्हारा, इस बार तुम कहीं पे भी खर्च करो 7 लाख से नीचे है तो रिबेट है, सिंपल कर दिया गया। समझ गए? तो वही चीज़ लिखा गया, देखो यहाँ पे कि इनकम टैक्स रिबेट लिमिट इंक्रीज टू ₹7 लाख, यानी कि 7 लाख से ऊपर ही तुम्हारा इनकम टैक्स देगा, पर्सनल टैक्स देगा। एंड इन द न्यू टैक्स रिजिम, देखो नया टैक्स रिजिम में ये होगा। और नंबर ऑफ स्लैब्स क्या है? 5 कर दिया गया है, जबकि इनकम टैक्स एग्जेशन लिमिट इज ₹3 लाख। अब देखो इनकम टैक्स रिजिम मतलब 3 लाख, पहले 2.5 लाख था ना स्टूडेंट, अभी 3 लाख कर दिया गया कि 3 लाख के बाद ही आप इनकम रिटर्न कर सकते हैं, IT रिटर्न कर सकते हैं। उसका मतलब समझना होगा तुमको। इसका मतलब यदि हम 5 लाख कमा रहे हैं तो हम IT रिटर्न नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। क्यों? हम 3 से तो ऊपर कमा रहे हैं। यदि हम 3 से ऊपर कमा रहे हैं तो हमको करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि रिबेट हो जाएगा, वापस हो जाएगा हमको। पहले क्या था कि जो वापस सब होता था तो ये केस में होता था कि कहाँ पे खर्च किया इस लड़के ने, क्या वो लोन चुकाने के लिए खर्च किया था इसने, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए खर्च किया था इसने, या फिर तुम्हारा इंश्योरेंस के लिए खर्च किया, तो उस हिसाब से होता था। बड़ा बेटर हो गया। देखो बेनिफिट्स ऑफ द स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी एक्सटेंडेड टू द न्यू टैक्स, यानी कि जिस तरह रिड्यूस हो रहा है ना, ये चीज़ न्यू रिजिम में बना रहेगा। और ये सैलरी क्लास, यानी कि 50,000 तुम्हारा जो सैलरी क्लास जो 50,000 कमाता है पैसा, उसके साथ भी रहेगा ये चीज़। ठीक है। अब देखो द न्यू इनकम टैक्स रिजिम विल बी द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, यानी कि आने वाले समय में ये परमानेंट हो जाएगा। ठीक है। और मगर कई लोग जो चाहते हैं कि नहीं हम न्यू टैक्स रिजिम से चलना नहीं चाहते, हम ओल्ड टैक्स रिजिम से चलना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसको फ्लेक्सिबिलिटी है, वो ओल्ड टैक्स रिजिम से भी चल सकता है। तो तुम कहो कि ओल्ड टैक्स रिजिम से क्या फायदा हुआ? ओल्ड टैक्स रिजिम से कुछ लोगों को फायदा होगा। क्यों? कई लोग तो खरीद रहा था, कई लोग तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहा था, कई लोग तो अपना लोन वापस कर रहा था। तो यदि ऐसा एक्टिविटी जो कर रहा था जो सरकार ने बोला था ओल्ड रिजिम से, तो उसको बहुत फायदा होगा। उसको रिबेट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको फिर से सब वापस हो जाएगा। तो ऐसे आदमी बिल्कुल कहेगा कि हम न्यू टैक्स रिजिम से जाना नहीं चाहेंगे, हम ओल्ड टैक्स रिजिम से जाना चाहेंगे, तो उसके लिए भी है। मगर आने वाले समय में ये जो न्यू टैक्स रिजिम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजिम हो जाएगा, यानी कि ओल्ड वाला भी खत्म हो सकता है आने वाले समय में। ये कहने का मतलब, हाउएवर सिटीजन विल हैव टू कंटिन्यू द ऑप्शन टू अवेल द बेनिफिट ऑफ ओल्ड टैक्स रिजिम। समझ गया ना? ओल्ड टैक्स रिजिम का कर सकता है यदि कोई आदमी डेडिकेटेड जगह पे खर्च कर रहा है, तो देखो उसका फायदा होगा। समझ गया ना? देखो यहाँ पे फिगर देखो, अब समझ में आ जाएगा जो तुम बोल रहे थे वहाँ पे। देखो कैसे एग्जम्पशन दिया जाएगा। देखो यदि 0 से 3 है तो आपको IT रिटर्न आप नहीं करोगे, सही बात है ना? अब यहाँ पे देखो 3 to 6 लाख कमा रहे हो तो 5% आपको लगेगा, जो तुम बोल रहे थे ना 5% लगेगा, किस लिए? फिर आपका रिबेट हो जाएगा। ये समझ गए? 6 से 9 लाख कमा रहे तो 10% लगेगा तुम्हारा, 9 to 12 लाख कमा रहे तो 15% लगेगा, 12 से 15 लाख कमा रहे तो 20% लगेगा, और यदि 15 लाख से ज़्यादा कमा रहे तो 30% लगेगा। देख रहे हो ना? बट ये है कि मान लो कि हम 3 to 6 कमा रहे हैं तो 7% तक तो माफ है पूरा, तो शुरू में 5% काटेगा तो हम क्लेम करेंगे, फिर हमको लौटा देगा वो। समझे? इस तरह इसलिए कहा गया ना 5 टैक्स स्लैब है। देख रहे हो ना? 5, 10, 15, 20, 30 5 टैक्स स्लैब है कि नहीं है? समझ गए ना? ये चीज लिखा गया है। और देखो अब इनकम लिमिट फॉर रिबेट को बढ़ा दिया गया ना कि 5 लाख, पहले 5 लाख तक ही आप क्लेम कर सकते थे, लिमिट अब आपका 7 लाख कर दिया गया। यानी कि हम 6 लाख कमाते हैं, बट चूंकि हम 3 लाख से ऊपर है तो हमको IT रिटर्न करना होगा, बट हम ये बोल देंगे सर हम 7 लाख नहीं कमाते हैं, हम 4 लाख कमा रहे हैं, चूंकि हमारा 3 लाख से ऊपर चला गया तो 5% वो काट लेगा, बट IT रिटर्न करेंगे तो 5% हमको लौटा देगा वो। समझ आ रहा है? ये कॉम्प्लेक्स बात समझो। अब देखो ये भी किया गया कि जो आदमी 5 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमा रहा है, 5 करोड़ से आदमी ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो उसका पहले 37% लगता था उसके ऊपर टैक्स, जिसको सरचार्ज कहा जाता है। सरचार्ज मतलब जो आदमी बहुत रईस है, 5 करोड़ कमा रहा है बताओ साल में, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, है ना? उसको पहले 37% लगता था, अब कितना लगेगा? 25% लगता है, लगेगा, विच इज़ वेरी गुड। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला जो चीज़ है, जो बोले थे ना कि कटेगा उसका, ये भी तुम्हारा ये सैलरी क्लास और पेंशनर के लिए भी ये रहेगा, न्यू रिजिम वाला व्यवस्था रहेगा। न्यू रिजिम वाला ये वाला व्यवस्था जहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा हुआ तो आप IT रिटर्न करो, आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये सैलरी क्लास और पेंशनर के लिए रहेगा एंड सो ऑन। आगे देखो जैसे एग्जांपल दिया गया स्टूडेंट, ये न्यू टैक्स रिजिम देखो, इसका एक एग्जांपल समझो। इनकम है लेट से आपका 12 लाख लेट से इनकम हुआ, है ना? 12 लाख इनकम हुआ तो पहले के हिसाब से देखो, पहले के हिसाब से आपको कितना टैक्स जाता था? आपका टैक्स लायबिलिटी 1.79 था, और अभी के हिसाब से क्या हो जाएगा? ओनली आपका 90 हो जाएगा। अर्ली कहते हैं तुम देखो 1 10 100 1000 लाख 10 लाख। हाँ, यदि 12 लाख कमाई है, लेट से 12 लाख कमाई है, तो पहले के हिसाब से आप पे टैक्स लगता था 1.7 लाख, इतना आपको टैक्स लगता था। और अभी देखो अभी कितना टैक्स लगेगा आपका? 93,000 लगेगा आपका, इतना ही है। देखो तो 1 10 100 1000 लाख 1 10 100 1000, हाँ 93,000 ही टैक्स लगेगा। देखो फायदा है। तो डिफरेंस कितना पैसा बचा? देखो 85,000 बचा लगभग। देख रहे हो ना? तो कई लोगों को फायदा हुआ है, बट कई लोग जो डेडिकेटेड खर्च करते होंगे, जैसे ओल्ड रिजिम में करते थे, तो उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए उसको बिल्कुल लायबिलिटी है, वो जाके वहाँ देख सकता है। आगे देखो वही चीज़ बढ़ाए, वही चीज़ है। देखो हाईएस्ट सरचार्ज रेट हमारे पास 37% था, उसको घटा के 25% कर दिया, यानी कि 5 करोड़ जो आदमी कमा रहे थे, कितना करोड़? 5 करोड़ था ना, 25 करोड़ था। देखो तो ऊपर
5 करोड़ से अधिक आदमी कमा रहा है तो पहले 37 सरचार्ज लगता था, यानी टैक्स लगता था उसके ऊपर, अब न्यू टैक्स रिजीम में 25% लगेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट, इफेक्टिव टैक्स रेट इनकी टोटल कहा जाए तो पहले 42% लगता था, वो घट के तुम्हारा 39% हो गया। ये भी अच्छी बात है। मैं देखो सरकार जिस तरह राहत दी है ना, सरकार राहत दे रही है ना, एक तो 3 लाख के ऊपर हो गया, या 37 से 25 कर दिए, या 42.74 से 39 कर दिए। इस हिसाब से देखा जाए तो सरकार का नुकसान है, सरकार का लगभग तुम्हारा 35,000 करोड़ का एनुअली नुकसान होगा, बट सरकार दूसरी जगह से मोबिलाइज कर लेगी उसको। तो वही बोला गया कि डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की वजह से, जो डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल यानी कि इनकम टैक्स के ऊपर छूट मिला ना, पहले 5 लाख के ऊपर लग जाता था, अभी 7 लाख के ऊपर लगेगा, तो उसे भारत सरकार को 37,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बात समझे, 37,000 फॉरगॉन हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्स कितना नुकसान हो रहा है तुम्हारा, 1,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ठीक है, भारत सरकार 3,000 करोड़ तुम्हारा दूसरे तरीके से मोबिलाइज कर लेगी, डोंट वरी। तो टोटल यदि हम कह दें स्टूडेंट, तो टोटल भारत सरकार को एक साल में 35,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है न्यू बजट में। समझ गए, ये है कहने का मतलब। देखो यही फिगर दिखाया गया और कुछ नहीं, खत्म कर दिए, टोटल खत्म कर दिए। देखो स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन बाय इनकम टू एक्सचेकर कितना है तुम्हारा, देखो तो यहाँ 2023 और 24 में देख सकते हो 9 लाख करोड़ है तुम्हारा, जो है ना कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा इनकम टैक्स की वजह से। वो बताए पहले बताए थे ना, कॉर्पोरेशन टैक्स सबसे ज़्यादा है। कॉर्पोरेशन टैक्स पहले जीएसटी था, याद करो, पहले जीएसटी था, उसका कॉर्पोरेशन टैक्स था, उसके बाद इनकम टैक्स था। तो इनकम टैक्स क्या था, 9 लाख करोड़ था ना, वही फिगर दिखाया गया 9 लाख करोड़। 2022 और 23 में कितना था, 8.15 लाख करोड़ था। समझ गए ना। आगे देखो स्टूडेंट, ये भी देख सकते हो, लास्ट है तुम्हारा कॉर्पोरेशन टैक्स, देखो वो भी 2 ईयर्स में बढ़ा है। ठीक है ना, 17.2 था तुम्हारा अमाउंट दिया गया, वही अमाउंट उसमें बताया था ना, 9.5 लाख करोड़ हो गया तुम्हारा, क्योंकि जीएसटी के बाद कॉर्पोरेशन टैक्स ही आता है। समझ गए, इस तरह बताया गया है जो कि हम उस समय बताए थे। दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास।